नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज बड़ी इलायची की बात करेंगे। वैसे भी बहुत दिन से बड़ी इलायची की बात नहीं कर रहा था, क्योंकि बड़ी इलायची की बात करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि नॉर्मली जो है बाज़ार सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल ही रहे थे, उसमें कोई दिक्कत थी नहीं उसके अंदर। लेकिन अभी जो है इसमें वापस दिक्कत चालू हुई है। तो चलिए, बड़ी इलायची को लेकर के चाहे असम की बात हो या फिर वो नेपाल की बात, उसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आसाम की, कि आसाम को लेकर के ये आप लोगों को पता है कि भावों के अंदर जो है गिरावट लेकर के आए थे बहुत लोग, जो मंदी पीरियड है, जिनको मंदी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगती थी। तो उन्होंने अपनी कोशिश तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से की, जिससे कि बाज़ार में जो है पैनिक फैल जाए, मतलब कि दिमाग के अंदर ऐसा लगने लगे कि भैया आसाम की फसल आने से ज़बरदस्त बड़ी इलायची में जो है गिरावट आ सकती है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और हकीकत ये रही है कि भैया बड़ी इलायची की रेट जो है आसाम के अंदर, नेपाल को तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि नेपाल की बात बाद में करेंगे, क्योंकि नेपाल की तो क्रिटिकल कंडीशन है। फिर भी पहले आसाम की ही बात करते हैं। तो आसाम की रेटें इतनी ज़्यादा ऊपर हो चुकी हैं कि जो मंदी पे लोग थे उन लोगों ने ही माल खरीदना चालू कर दिया, क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में पता चल चुका था कि वो कितनी भी रेट गिरा ले, रेट नहीं गिरेगी। और रही आवक की बात, तो इतनी ज़बरदस्त कोई आवक नहीं है जिसकी वजह से ऐसा लगने लगे कि भैया बाज़ारों के अंदर किसी तरह की गिरावट आ जाएगी। और रेटें भी वो रेटें हैं, जितनी रेटें उन्होंने डाली है उनसे भी 100 150 रुपया ऊपर जो है माल खरीद रहे हैं। और नो डाउट माल बिक भी रहा है। तो देखिए, वही लोग जब माल खरीद रहे हैं जो मंदी फैलाने की कोशिश कंटिन्यू कर रहे थे, और वही जब माल खरीद करके अपने गोडाउन भर रहे हैं, तो इसके इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भैया उनका दिमाग में क्या चल रहा था और रियल में था क्या। क्योंकि मैं अगर मंदी पी रही हूँ और मुझे मंदी प्यारी है, तो मैं तेज़ी के अंदर माल नहीं खरीदूंगा, मैं मंदी का ही इंतज़ार करूंगा। लेकिन उन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चल चुका था कि अब ये मंदी नहीं आएगी, ना ही किसान देगा सस्ते में और ना ही कोई व्यापारी देगा सस्ते में। तो नहीं चाहते हुए भी उन्होंने तेज़ी के अंदर ही माल खरीदना चालू कर दिया, और तेज़ी में मतलब अच्छी तेज़ी के अंदर, क्योंकि जिन रेटों में वो अगर खरीद रहे हैं माल, अगर वो आप तक पहुंचेगा तो कम से कम 1550 रुपया मिनिमम होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तेज़ी के अंदर उन्होंने माल खरीदा। तो मतलब नेपाल की बात नहीं करके अगर आसाम की बात करते हैं और उसके फसल की अगर बात करते हैं, तो ये पैनिक जो है हट जाता है कि भैया कि आसाम के माल आने से कोई किंतु परंतु इसमें हो सकती है। तो मतलब कि आसाम गिनती में नहीं रहा। और मान लीजिए कि थोड़ा बहुत माल बचा हुआ भी है, और जैसे कि ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि 100 बैग आए हैं, तो उसमें से अगर 10 बैग भी निकले हैं तो बाकी बैग रखे रखे हुए हैं। रखे हुए बैग भी जो है ज़्यादा दिन यहाँ टिकेंगे नहीं, क्योंकि दीपावली से पहले पहले आसाम का जो माल का जो काम है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि समझ सकते हैं कि दीपावली तक जो है गिने चुने लोगों के पास ही कुछ एक बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर माल बचेगा, बाकी सारा माल जो है फिनिश हो जाएगा और बाज़ारों में खपत भी हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में खपत का समय चल रहा है। आपको भी पता है कि डोमेस्टिक बिक्री भी बहुत अच्छी चल रही है। तो डोमेस्टिक बिक्री के अंदर ये सारा का सारा माल निकल जाएगा। मतलब कि आसाम को लेकर के आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आसाम से अगर माल आएगा या और आएगा या फिर और आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आ रहा है वो वही है, और जो बचेगा वो थोड़ा बहुत लोग अपने मतलब यूँ समझ लीजिए, कैरी फॉरवर्ड समझ लीजिए या स्टॉक करने के लिए समझ लीजिए, वो रख लेंगे। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके आएगा, उससे बाजार पे किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं बनेगा। मतलब आसाम में भी जो है तेज़ी बरकरार रहेगी, और तेज़ी में ही माल लोगों को खरीदना पड़ेगा। मंदी या कम भाव में जो खरीदने के जिनके मंसूबे थे, वो मंसूबे पूरे के पूरे ख़त्म हो चुके हैं, वो उनको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल के बारे में, नेपाल की कंडीशन के बारे में जो है आपको मोटा मोटी तो सबको पता होगा कि नेपाल में किस तरह की कंडीशन चल रही है, क्योंकि ये तीसरी बार हुआ है। अगर आपको याद हो या ना हो, मैं वापस याद दिला देता हूँ। 4-5 महीने में तीसरी बार इस तरह की सिचुएशन आई है, और इस बार की जो सिचुएशन आई है वो मतलब ये समझ सकते हैं कि बहुत ही लंबे टाइम के बाद आई है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन कभी नेपाल में नहीं हुई। बहुत लॉन्ग टाइम अगो, मतलब बहुत टाइम पहले इस तरह की सिचुएशन हुई थी, जो सिचुएशन अभी 2-3 दिन के अंदर बनी है। प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखते हैं और वहाँ की सिचुएशन को पकड़ते हैं, तो मंडियों तक, मतलब नेपाल की मंडियों तक किसी तरह की आवक जो है अब नहीं पहुँचने वाली, कम से कम 15-20 दिन से लेकर के महीने भर के बीच में। मान लीजिए थोड़ा बहुत उनके पास माल रखा हुआ भी, जैसे मैं किसान हूँ, मेरे पास थोड़ा सा माल है, लेकिन वो मुझ तक लेके मंडी तक नहीं आ पहुँचेगा, क्योंकि सारे रास्ते जो हैं डैमेज हो चुके हैं। और वो रास्ते किस तरह से डैमेज हुए हैं, ये कुछ कुछ फोटोग्राफ्स में आपको दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि इस तरह से डैमेज होने के बाद में रास्ता बनाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो पहाड़ है, प्लेन एरिया नहीं है कि भैया आज टूटी 2 दिन में हम लोग बना लेंगे। उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत टाइम लग जाता है उसके अंदर।
उसको रिपेयर करने में, वापस सही आवागमन वापस करने के लिए। तो आपको इस चीज़ के बारे में नो डाउट पहले से ही पता होगा कि किस तरह की सिचुएशन नेपाल की है, और जो मैं बता रहा हूँ वो जो मैं आपको मतलब बता रहा हूँ किस तरह की सिचुएशन है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होगा। और जब नेपाल में प्रॉब्लम्स होती है तो आपको पता है इंडियन न्यूज़ चैनल के अंदर भी ये सब चीज़ें बताई जाती है, और नो डाउट इंडियन न्यूज़पेपर में भी ये सब आता है। तो इससे आपको ये तो पता चल चुका होगा कि भैया जो पहला पैनिक था वो था आसाम का, कि भाई आसाम की वजह से जो है प्रॉब्लम बाज़ारों के अंदर आ सकती है। तो वो प्रॉब्लम जो है आपकी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, उससे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आसाम की फसल से अगर प्रॉब्लम आती तो अभी तक आ चुकी होती और रेटें जो है डाउन हो चुकी होती। रेटें अपने स्तर के ऊपर अपने आप चल रही हैं, ये आपको भी पता है। अब ऐसे समय के अंदर देखिए आप अपना विचार कर सकते हैं कि भैया आपको माल रखना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको जो चीज़ बोली है कि नेपाल में माल आएगा नहीं, आसाम की फसल से फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो इससे आप अपना विचार दिमाग लगा सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आने वाली फसल की भी बात करते हैं, क्योंकि कारण क्या होता है, कुछ लोग जो मंदी प्रिय लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है या फिर इंतज़ार करते हैं वो कि जैसे ही कोई फसल आनी चालू हो तो हम लोग मंदी फैलाना चालू कर दें। तो देखिए आसाम की फसल के अंदर आपने एक प्रमाण देख लिया है आपने कि कोशिश तो ज़बरदस्त की गई थी, ज़बरदस्त से भी ज़बरदस्त थी, जो मतलब विचारणीय थी। और मेरे हिसाब से बहुत लोग जो हैं भयंकर रूप से घबराए भी होंगे इसके अंदर कि भैया अब तो इलायची टूट जाएगी क्योंकि आसाम की फसल ज़बरदस्त है। लेकिन एज पर एक्चुअल ऐसा था नहीं, लेकिन दिखाया गया आपको वैसा ही था जैसा आप लोग देखना चाहते हैं या जैसा आपके दिमाग में चलता है, या फिर वो आपको दिखाना चाहते हो कि भैया आसाम से फसल बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से हो सकता है बहुत लोगों ने माल बेचा भी हो। जो नेपाल की बात करते हैं आने वाली फसल की, तो देखिए आने वाली फसल में वैसे भी अभी बहुत समय बाकी है, 2 महीने बाकी हैं, 2 महीने बाद आएगी। और प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है वो आपको पता है कि जो 10 20 50 बैग जो आ रहे थे वो आने के रास्ते भी बंद हो चुके हैं। मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि अब कुछ समय तक नेपाल से किसी भी तरह का माल जो है भारत में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि भारत में छोड़ दीजिए, वो नेपाल का नेपाल में ही नहीं पहुंचा सकते, तो भारत में आना तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो चुकी है। अब कुछ लोगों की बातें ऐसी भी होती है कि भाई ये सब चीज़ें देख करके उनको बहुत खुशी महसूस हो रही होगी कि भैया नेपाल तो फिर गया फिर गया फिर गया। तो उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ये तेज़ी मंदी कमोडिटी जो है कंटिन्यू चलती रहती है। सबसे पहले उन किसानों के बारे में थोड़ा सा विचार करते रहें कि वो किसान कैसी मुसीबत के अंदर होंगे और किस तरह से वो जी रहे होंगे, क्योंकि जो जिस पे मुसीबत आती है उसी को ही पता चलता है कि रियल मुसीबत है क्या। लेकिन जो नॉर्मल कमोडिटी या जुआ या सट्टे का काम करते हैं उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। उनको मतलब होता है सिर्फ तेज़ी से, चाहे वो कोई जिए चाहे कोई मरे, उनको कोई फ़र्क इस चीज़ से नहीं पड़ता। तो उनको ये बोलना चाहूँगा कि आज वो जुआ सट्टा अगर खेलते हैं बड़ी इलायची को लेकर के, तो बड़ी इलायची है तब खेलते हैं, अगर ये नहीं होगी तो क्या खेलेंगे और किससे खेलेंगे। तो सबसे पहले उनके लिए दुआएं करें कि भैया वो सही सलामत रहे, और जितना माल उनके पास थोड़ा बहुत बचा हुआ है उनके भाव जो है उनको ज़बरदस्त मिले, क्योंकि देखिए उनको अगर ज़बरदस्त भाव मिलेगा तो बाज़ार में भी ज़बरदस्त भाव रहेगा, उससे आपको 2 पैसा ज़्यादा ही मिलना है। क्योंकि मुझे पता है इस समय पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा, अरे सर बड़ी इलायची वहाँ कैसी है, अरे सर बड़ी इलायची वहाँ कैसी है, अरे सर बड़ी इलायची की फसल ख़राब हुई है क्या, अरे सर कितनी फसल ख़राब होगी। तो देखिए इससे अच्छा ये ना सोच करके ये सोचें कि वहाँ के आदमी जो हैं सही सलामत रहे, क्योंकि वो सही सलामत रहेंगे तो आपको आगे भी इलायची मिलती रहेगी, आप आगे भी सट्टा कर पाएंगे या आगे भी जुआ खेल पाएंगे। वैसे तो मैंने हमेशा बोला है कि जुए के अंदर आज तक कोई कुछ कर नहीं पाया, जुए के अंदर आदमी खोता ही है, पाना तो बड़ा मुश्किल है, और जो एक बार अगर पा लेता है तो वो दोबारा से ज़्यादा बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाता है। मैं तो यही बोलता हूँ जुए में कोई भी ना कमाए, हमेशा गंवाए, क्योंकि हमेशा गंवाता रहेगा तो एक दिन उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर उसको मिल जाता है जुए में कुछ, तो भैया फिर वो आगे हमेशा के लिए तैयार हो जाता है गंवाने के लिए। तो उन्हीं लोगों से मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि फसल को ना देखते हुए सबसे पहले किसानों के लिए दुआ करें कि भैया वो किसान सही सलामत रहे, और आज नहीं तो चाहे 2 साल बाद फसल आए तो वो फसल अच्छी आए जिससे कि वो सही से जिएँ। क्योंकि प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन मतलब दया के लिए दया जैसी है कि भैया उनकी कंडीशन क्या हो रखी होगी। रही फसल की बात, अभी तक पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं है कितनी फसल ख़राब हुई है कितनी नहीं हुई है, क्योंकि आपको भी पता है इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो पता करना भी मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही पता चलेगा कि इस बार और कितनी फसल में प्रॉब्लम हुई है वो आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।